ऐसे हुआ है। हाँ। अच्छा देखें, ज, जब भी आप डेटाबेस के साथ आप मॉडल इंपोर्ट करते हैं तो ape.config के अंदर आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग बन जाती है डेटाबेस की। इस चीज को आप सबने देखा होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा ओपन है, मैं क्लोज कर लेता हूँ। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे। नजर आ रहा है ना? आप सब अपनी ape.config फाइल में जाएं। नहीं नहीं, पुराने वाले में सारा काम करना है। सही है जी। अब देखें, आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर दो टैग्स होंगे। एक कनेक्शन स्ट्रिंग का स्टार्टिंग टैग होगा, दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग का क्लोजिंग टैग होगा। अगर आप में से कोई HTML के सफ़े में ले रहे हैं तो इजीली समझ सकते हैं स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब आपकी बाय डिफॉल्ट एक कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई, ऐसे ही है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे होता है रियल लाइफ में, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपकी एक एप्लीकेशन एक टाइम पे 2 से 3 डेटाबेस साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। बात समझ रहे ना? कितनी एप्लीकेशन कर रही होती है? 2 से 3 तक, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 नॉर्मली होती है। हो सकता है कि आपका डेटाबेस लोकल पर हो, दूसरा डेटाबेस सर्वर रिमोट पर हो, आपने दोनों को सिंक करना हो, तो दोनों की कनेक्शन स्ट्रिंग डिफरेंट हो जाएगी। जो लोकल पड़ा हुआ है उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफरेंट होगी, जो सर्वर में पड़ा हुआ है रिमोटली उस डिफरेंट होगी। आप एक ऐसी एप्लीकेशन ला रहे हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि अगर आपका इंटरनेट ना भी हो, आपका डेटा डेटाबेस में जाता रहे। जो ये इंटरनेट आए, यहाँ से डेटा सिंक हो जाए रिमोट वाले डेटाबेस के साथ। और ऐसे होता भी है। आप फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास यहाँ पे, अगर आप ये चीज़ देखें, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि ये जो जो हमारे पास वन ड्राइव है, यहाँ पे वन ड्राइव है। अब इस वन ड्राइव में अगर मैं डेटा अपलोड कर दूं ना, और उसके बाद मेरा बेशक नेट ऑफ डेटा मेरा लोकली हो जाएगा। जो ही नेट ऑन होगा ये ऑटोमेटिकली सिंक स्टार्ट हो जाता है ना। तो वही काम होता है कि आपके पास अभी इन्होंने क्या हुआ है, तो एक तो मेरा रिमोटली यहाँ पे स्टोर हो रहा है। जो ही इंटरनेट आ रहा है, डेटाबेस मेरा यहाँ से जो मेरा डेटा मैंने नेट की गैर मौजूदगी में यहाँ पे मैंने स्टोर किया, वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। तो यहाँ से अपलोड होता है रिमोट डेटाबेस के अंदर या सर्वर के अंदर। डेटाबेस यूज कहेंगे फिलहाल, ठीक। हाँ, क्या नहीं है वो भी बताऊंगा मैं कैसे बनानी है। इसलिए आपके पास एक से ज्यादा कनेक्शन स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो अभी जो हम काम करने लगे वो इसी की प्रैक्टिस करने लगे। इससे पहले आपके पास सिर्फ एक ही कनेक्शन स्ट्रिंग होगी आपके इसमें। अभी हम बनाएंगे एक और भी। क्या करेंगे? एक और भी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज इसकी देख लें, इस कनेक्शन स्ट्रिंग की, तो बार बार आपको ताकि कंफ्यूज ना करें। ये इसका नेम है। इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम क्या है? SCD। आगे कनेक्शन स्ट्रिंग स्टार्ट होती है, ये मेटाडेटा मॉडल SCD, ये पूरा रेफरेंस बताता है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो इसकी डेफिनेशन कहाँ पे हुई है, मॉडल SCD मॉडल, और इसमें एक फाइल होगी, ये वाली फाइल होगी। कौन सी वाली? ये वाली SCDL और RES वाली, रिसोर्सेज वाली, ठीक है। और आगे जाते जाएं, इसमें यहाँ पे जाके एक्चुअल कनेक्टिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। यहाँ से चीज नजर आ रही है। एक्चुअल जिसमें जो कनेक्टिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से हो रही है सर। उसमें क्या लिखा हुआ है? ये यूज होता है किस लिए होता है? कोटेशन के लिए। एग्जाम्पल में आपने डबल कोटेशन डालनी हो तो उसकी जगह पे आप ये चीज लिखेंगे, तो ये कोटेशन स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं ना, तो ये कोड है। डेटा सोर्स, क्या लिखा हुआ है जी? डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मतलब होता है आपका सर्वर नेम कौन सा है। क्या है? सर्वर कौन सा है। अब सर्वर आपका लोकल भी हो सकता है, सर्वर आपका रिमोट भी हो सकता है। सर्वर का मतलब सिस्टम नेम, किस सिस्टम के ऊपर है। अगर आपका लोकल है तो लोकल सिस्टम का नेम आएगा। बात समझ रहे हैं ना? अगर आपका डेटाबेस किसी और सिस्टम के ऊपर है या रिमोट सर्वर के ऊपर है, उस सिस्टम का IP आएगा, कामा उसकी क्या आएगी? पोर्ट आएगी। दूसरी कनेक्शन स्ट्रिंग में आपको लिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। लेकिन ये चीज समझने की कोशिश करें कि जब आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग बनती है तो सबसे पहली चीज क्या होती है? डेटा सोर्स या सर्वर नेम। डेटा सोर्स भी कहते हैं, सर्वर नेम भी कहते हैं। तो अगर आपका डेटाबेस आपके सिस्टम के अंदर है तो आपके सिस्टम का नेम होगा। जैसे अभी मेरे सिस्टम का नेम अंजुम है और स्लेट SQL एक्सप्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यह भी हो सकता है कि मेरा जो डेटाबेस है वो किसी और सिस्टम के ऊपर हो या रिमोट सर्वर के ऊपर हो।
उस टाइम पर आप उस सिस्टम का आईपी लिखेंगे, नेम ही लिख सकते हैं, आईपी लिखेंगे और 143 पोर्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको सारा काम रिपीट करना होगा। हमने पोर्ट इनेबल करनी होगी, उस कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैनेजमेंट में उसकी वो आईपी इनेबल करनी होगी, पोर्ट इनेबल करनी होगी, सारी चीज़ें करनी होगी जो हमने लास्ट टाइम किया था। उसके बाद देखिए आगे आ गया इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग का मतलब है आके आपका डेटाबेस का नाम क्या है। इनिशियल कैटलॉग का क्या मतलब है जी? इनिशियल कैटलॉग का क्या मतलब है? डेटाबेस का नाम क्या होगा? इनिशियल कैटलॉग सब होगा, ठीक है। इनिशियल कैटलॉग का मतलब होता है आपका डेटाबेस का नाम क्या है। अब उसके बाद अब आप सामने जो प्रोसेसिंग होती है, एक तो यूजर नेम पासवर्ड के साथ होती है, दूसरा होती है विंडो ऑथेंटिकेशन के साथ। अभी जो मैंने दोनों प्रोसेसिंग बनी हुई है ना, वो यूजर नेम के साथ बनी है और पासवर्ड के साथ बनी हुई है। तो मैंने लिखा यूजर क्या आईडी फास्ट है और पासवर्ड क्या है फास्ट 123 और मल्टी ऐप रिजल्ट से ट्रू है। और एक टाइम पे जरा एक्टिव रिजल्ट हो सकते हैं इसके। हाँ, यहीं पे भी आप एडिट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक से ज़्यादा कनेक्शन आपके एक्टिव हो सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग के। नॉर्मली होता है, आपने आई थिंक डिज़ाइन पैटर्न आपको पढ़ाया होगा, जिसमें जब आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग एक से ज़्यादा कनेक्शन ओपन हो जाए डेटाबेस के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा मसला है। तो इसमें यह करता है कि अगर आपने कनेक्शन ओपन किया हुआ ना, उसी टाइम किसी और ने भी एक्सेस किया, तो कनेक्शन ज़्यादा नहीं करेगा, उसी एक कनेक्शन को यूज़ करेगा डेटाबेस वाले ऑब्जेक्ट को। बाकी डिफरेंस तो नहीं है, सिंपल सेम डिफरेंस ये है कि आपने एक तो यूजर आईडी और पासवर्ड इज इक्वल टू। अब एक चीज देख लें, आपके हर एक के साथ सिमी कॉलन आ रहा है। सिमी कॉलन ये बता रहा है कि ये चीज ये लादा स्टेटमेंट है, ये लादा स्टेटमेंट है, इनिशियल कैटलॉग इज इक्वल टू लादा स्टेटमेंट है, और ये आपका डेटा सोर्स यहाँ तक ये लादा स्टेटमेंट है। बात समझ रहे हैं ना? प्रोसेसिंग में किसी कंफ्यूज तो नहीं होगी? ओके। अभी क्या करते हैं, आप ऐसा कर लें कि आप अपनी इसको सेपरेट कर लें, पहली वाली को मेक श्योर कर लें कि आपका स्टार्टिंग कनेक्शन का ट्रैक और लास्ट वाला ट्रैक दोनों को पहले सेपरेट करें। सेंटर में आपके पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी, इसको कॉपी करके पेस्ट करें और उसका नाम रखें एससीडी रिमोट एंटिटीज, ठीक है। नहीं नहीं, एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। नाम इसके साथ रिमोट खाली नाम लिख दें, सही है। ओके। उसके बाद अब आगे आपने क्या जाना है, जहाँ पे एक्चुअली कनेक्शन स्टार्ट होती है, डेटा सोर्स में आप ये चीज लिख दें। हाँ? अब यहाँ पे तो हमने लिख लिया, मैंने क्लासरूम में आपके साथ कनेक्शन शेयर कर दी, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहां से, बाद में आप डिटेल में समझ सकते हैं। अब देखें ये यहाँ पे तो सिर्फ हमने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन की है, सबने कॉपी पेस्ट कर लिया सबने। अगर किसी के पास डेटाबेस सॉरी नेट सर्वर से एक्सेस नहीं हो रही, सिंपल उसको कॉपी पेस्ट करें, एससीडी रिमोट एंटिटीज लिखें और यहाँ पे जाके ना आप ये एक्चुअल कनेक्शन स्टार्ट हो रही है, उसकी जगह पे ये आईपी लिखना डेटा सोर्स की जगह पे, मेरे वाला आईपी 172.17.0.34 143 पोर्ट है, इनिशियल कैटलॉग एससीडी है और यूजर पास आईडी पासवर्ड दिस है। सिर्फ हमने कनेक्शन स्ट्रिंग अपने सिस्टम में दो कनेक्शन स्ट्रिंग रख ली हैं, इसका मतलब हम दोनों डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हम एससीडी मॉडल का सॉरी एससीडी एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाते होते हैं ना, उस टाइम फिर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी मैं बताऊंगा इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। जब इस कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इस डेटाबेस में लॉगिन होंगे, ऊपर वाले डेटाबेस में लॉगिन नहीं होंगे। एक टाइम में हम दोनों डेटाबेस में लॉगिन हो सकते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी का हम लॉगिन कर सकते हैं, डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। हो गया जी, पासवर्ड फास्ट 123 है। हर एक स्टेटमेंट के बाद शुरू करना आपने। अभी आप देखेंगे जो हमारी जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन होती है मॉडल के अंदर, एक क्लास होती है एस कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट आप अगर मॉडल वाले फोल्डर को ओपन करें, एससीडी मॉडल को ओपन करें,
और ये आपके पास, इसको ज़रा और ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपके पास आएगी एससीडी मॉडल कॉन्टेक्स्ट डॉट। इस फाइल को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक कंस्ट्रक्टर नजर आएगा। नजर आ रहा है कंस्ट्रक्टर? नजर आ रहा है सबको? ये ऐसे होगा मॉडल, उसके अंदर मॉडल एससीडी डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट टीटी होगा, उसको थोड़ा ओपन करेंगे, मॉडल डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट सीएस वाली फाइल होगी। सीएस एक्सटेंशन है सी शार्प की, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास ये इनहेरिटेंस हो रही है, पता है आपको? सी प्लस प्लस में, सी शार्प में जो इनहेरिटेंस होती है वो सी की तरह ही होती है, सी प्लस की तरह। इसका मतलब ये आपकी पेरेंट क्लास है, ये आपकी चाइल्ड क्लास है। लेकिन हम इसमें एक चीज कर रहे हैं, जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो उसके साथ एक चीज और भी कॉल हो रही है, बेस। तो बेस क्लास का जो एक्चुअली जो है ना यहाँ पे भी साथ हम उसको पैरामीटर पास कर रहे हैं, बेस क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर भी साथ कॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम क्या पास कर रहे हैं? एसटीडी एंटिटी। तो ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है ना, तो हम एक और कंस्ट्रक्टर तो बना सकते हैं ना, एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। तो हम क्या करें, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें और इसको कोई पैरामीटर रख लें। ज़ाहिर है एक से ज्यादा इंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर दो होंगे तो उनका कोई तो डिफरेंट होना चाहिए, पैरामीटर की तो डिफरेंट कर सकते हैं। जैसा कुछ हमने इंटीजर पैरामीटर रख लिया। जब भी हम एसटीडी एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो हमारे पास एक कनेक्टिंग का ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब डिपेंड करता है, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस डेटाबेस के साथ लॉगिन होंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो इस डेटाबेस के साथ लॉगिन होंगे। तो उसी को आप कॉपी पेस्ट करके ये चेंज कर लें। ये चीजें हो सकता है आपको अभी हजम ना हो रही हो, लेकिन अगर फ्यूचर में आप काम करेंगे ना तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ना ना, नाम सेम होगा, कंस्ट्रक्टर है ये, पैरामीटर चेंज करना है, पैरामीटर दे दें जी। क्या चीज? किसी के लिए भी नहीं, डिफरेंशिएट करने के लिए हमने पैरामीटर रखा है। हाँ हाँ, जो पाकिस्तानी का जुगाड़ होता है बाहर वालों का सोल्यूशन होता है। हाँ हम पास करेंगे। अब देखें, बात सुने, जब इस एसटीडी एंटिटीज का ऑब्जेक्ट बगैर पैरामीटर के हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वाला होगा, ठीक है। अगर आप इसके साथ पैरामीटर के साथ कुछ पैरामीटर 1 2 3 भेजेंगे, एक के साथ लॉगिन होगा। इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, बाद में देखेंगे। तो ये आपको पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में उठा के ले जाएगा। उसके ऊपर राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन करें तो आपको पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में ले जाएगा, वो जो बिल्ट इन बेसिकली इसके ऊपर वर्क हुआ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप इसने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर देखना आपने, तो बेस गो टू डेफिनेशन करेंगे तो बेस क्लास से आपको कंस्ट्रक्टर में ले जाएगा। आ जाते हैं हम फ्रंट एंड पे जी। अब फॉर एग्जांपल मैंने, जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर कैसे बनाएंगे, लॉगिन का मेरे पास है। अब देखें, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जब कंस्ट्रक्टर कॉल किया मैंने 3 पैरामीटर पास कर दिए, कुछ भी पास कर दिया। इसका मतलब होगा मैं दूसरे डेटाबेस से लॉगिन हो रहा हूँ। अगर हम बगैर से करूंगे इसका मतलब क्या होगा, बात समझ लेना। अगर आपके पास 3 4 डेटाबेस है, परफॉर्म कर दें 0 1, तो मतलब जितने पैरामीटर या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको हम और किसी एक ही कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है। अभी तक सिर्फ हमने ये चीज देखी है, अभी सिर्फ हमने ये चीज देखी है कि 2 डेटाबेस को एक सिस्टम में कैसे लेके आते हैं, ठीक है, और दोनों की कनेक्टिंग कैसे सेपरेट बनाते हैं, उनको एक्सेस कैसे करते हैं। जो आ जाता है ना सिंक्रोनाइजेशन वाला काम, वो थोड़ा सा सेपरेट आ जाता है। ये वाला काम हो जाए, इसके बाद मेन काम होता है सिंक कैसे करना है। तो पूरी का पूरा अलग मॉड्यूल है, उसमें काफी सारे पैटर्न हैं। एक जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना है वो पेड है, दूसरा हम प्रोग्रामिंग से करते हैं तो 99% तक सिंक होता है, कभी कभार उसमें इतना मसला आता है
तो टोटल आपका रिकॉर्ड सिंक नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ चीज जो थी, एक आपके सिस्टम के अंदर आप एक तरह कंस्ट्रक्शन कैसे ऐसे कर सकते हैं, उनके साथ लागन कैसे कर सकते हैं। आ जाते हैं, इसमें किसी को क्वेश्चन तो नहीं है। हम आ जाते हैं, हम थोड़ा सा एसक्यूएल टेबल डिपेंडेंसी को रिपीट करते हैं, फिर आपका टास्क स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, इस एसक्यूएल टेबल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि हमने डेटाबेस के अंदर प्रोग्रामेबिलिटी ऐसे एक ट्रिगर रखना है कि डेटाबेस में जब भी चेंज हो, ड्रॉप चेंज हो, स्पेसिफिक टेबल के हिसाब से, डेटाबेस में भी नहीं, एक डेटाबेस उसके स्पेसिफिक टेबल और स्पेसिफिक कॉलम के अंदर कोई चीज़ चेंज होती है तो हमें फ़ौरन बता दें। उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती है। इसके अलावा और तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ईजी और स्केलेबल तरीका ये वाला है। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, हम सबसे पहले लाइब्रेरी इसके अंदर डाउनलोड करते हैं। क्या करते हैं जी, हम एसक्यूएल टेबल डिपेंडेंसी की लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं। उसके लिए क्या कहते हैं, आप मैनेज न्यू पैकेज में जाते हैं, आप प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके, आप सबने ऑलरेडी से किया होगा, जिन्होंने नहीं किया हुआ दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख सकते हैं। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मैनेज न्यू गेट पैकेज, मैं बता रहा हूँ कि इंस्टॉल कहाँ से करते हैं। जिन्होंने किया वो देखें, वो जिन्होंने किया हुआ है वो ये चीज़ देखें, जब आप ईमेल वाला काम करेंगे ना, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी होगी, तो भी आपको यहीं से आगे करनी होगी, ये वाली नहीं, दूसरी होगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसक्यूएल टेबल डिपेंडेंसी और मैं सर्च करता हूँ, ब्राउज पे रखना है, तो आपके पास येलो कलर की आपके पास एक लाइब्रेरीज आएगी, इसको आपने क्लिक करके इंस्टॉल करना होगा। जिन्होंने की हुई है ठीक है, जिन्होंने नहीं की हुई उनके लिए मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, मैं जैसे वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीज़ें आ जाएं। ठीक है जी, उसके बाद ये चीज़ डाउनलोड करने के बाद अब जी जी क्या है, ब्राउज पे रखना, ऊपर ब्राउज पे, ब्राउज पे ओके। अब देखें, ये हम स्पेसिफिक टेबल पे रखना चाहते हैं, तो ये हर टेबल के लिए सेपरेट होगी। मल्टी टेबल पे भी लगा सकते हैं हम इन्हें ज्वाइन करके, लेकिन हर टेबल पे एक डिपेंडेंसी आप लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि एक फॉर्म के पीछे आप मिनिमम एक लगा सकते हैं, ज़रा भी लगा सकते हैं। अभी हमने एम्प्लॉय मैनेजमेंट का जो हमारा फॉर्म था, उसकी बैकएंड भी हमने कहा कि इसके टेबल में जो ही चेंजेस हो, ये वाली हमारी फ्रेम सॉरी जीयूआई ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए, या हमें बता दे इस टेबल में चेंजेस हुई हैं। उसके लिए हमने कुछ ऑब्जेक्ट बनाए थे। एक तो हमने एसक्यूएल डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट बनाया, एसक्यूएल टेबल डिपेंडेंसी का, ठीक है, और उसके अंदर हमने वो ऑब्जेक्ट दे दिया कि ये एसक्यूएल टेबल, तो उसमें हमने वो फील्ड डिफाइन की थी कि जिन जिन फील्ड के अंदर जब भी चेंजेस हो, ये ट्रिगर जो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए। यहाँ पे एक इसी के अंदर हमने बॉटम पे एक वो क्लास बना दी, एक से मॉडल क्लास ही है, मॉडल कह सकते हैं, इसको हमने मॉडल दे दिया हुआ है। क्लास के ऊपर कोई भी चीज़ परफॉर्म हो, मतलब डेटाबेस में एम्प्लॉय आईडी में कोई चेंजेस हो, एम्प्लॉय नेम में कुछ चेंजेस हो, यूजर नेम में कुछ चेंजेस हो, पासवर्ड में कुछ चेंजेस हो, डिपार्टमेंट आईडी में चेंजेस हो, रोल आईडी में, इस टेबल के इन फील्ड्स में कोई भी चेंजेस हो, तो ये ट्रिगर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव क्या होगा, ये फौरन हमें वापस रिटर्न जीयूआई को कॉल करेगा। और ये जो आपके पास ट्रिगर है, ये एक्चुअली इमेज के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बाकी डेटाबेस की सारी फील्ड्स के अप्लाई होता है। डेट के ऊपर अप्लाई होगा, बूल के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, डेट के ऊपर, टाइम के ऊपर, लेकिन इमेज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हमने वो वाली फीड रख ली, इमेज को हमने निकाल दिया यहाँ से, जो हमें पता है कि अपडेट हो सकती है, पासवर्ड अपडेट हो सकता है, यूजर नेम अपडेट हो सकता है, जब भी कुछ चीज़ अपडेट हो डेटाबेस में हमें इन्फॉर्म हो जाए। तो हमने जब उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए हमने ये ट्रिगर का मॉडल दे दिया, मतलब एम्प्लॉय की हमने क्लास दे दी है। अब जब आप स्टूडेंट के लिए कर रहे होंगे, तो आपको स्टूडेंट की क्लास बनानी होगी, स्टूडेंट वाले फॉर्म में लास्ट में स्टूडेंट ट्रिगर का नाम देते हैं आप। ऑर्डर के लिए कर रहे होंगे, ऑर्डर की क्लास बनानी होगी। रोल के लिए कर रहे हैं तो रोल की क्लास बनानी होगी, रोल की फीड रखनी होगी आपको। ठीक है जी, ओके। फिर उसके बाद इसका हमने कुछ नाम रखा है, ये तो हमने उसका क्लास का नेम है, लेकिन साथ हमने उसका नाम क्या रख दिया जी, एसक्यूएल टेबल डिपेंडेंसी। उसके बाद हमारे पास है डेलीगेट।
डेलीगेट्स को मैं अभी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन नेक्स्ट में हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, इसका एक्चुअल पर्पस क्या होता है। यहाँ पे डेलीगेट इसलिए यूज होता है, बैकएंड से आप कभी भी जीयूआई को रिफ्रेश नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जीयूआई को कोडिंग से ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डेलीगेट का सहारा लेना पड़ता है। डेलीगेट से क्या करता है, हमारी जीयूआई को रिफ्रेश करने में हमें हेल्प करता है। तो डेलीगेट का मैंने एक जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने उसके साथ मेथड डिफाइन किया है। आप कैसे फंक्शन पॉइंटर है, ठीक है। लेकिन ये मल्टीपर्पज पे यूज होता है, इसलिए हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली फंक्शन को कॉल करेगा। कौन से फंक्शन को? जो हमारे जीयूआई को रिफ्रेश करेगा। नॉर्मली किसी फंक्शन को भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद जीयूआई रिफ्रेश करेंगे बगैर डेलीगेट हम रिफ्रेश नहीं कर सकते, ठीक है। कॉल बैक है, उसमें कुछ मैंने रखी हुई है, ये कुछ टाइप रखी हुई है, अभी ना भी रखो इसके बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉल बैक में हमने वो अपनी लॉजिक लगाई हुई है, जो बेसिकली क्या कर रही है, रिफ्रेश कर रही है हमारे। अब इस यूआई कॉल के अंदर हमने वो अपना मेथड दिया हुआ है, फिल ग्रिड वाला। कौन सा मेथड दिया हुआ है? फिल ग्रिड वाला। हम हेल्प किसकी यूज कर रहे हैं? उस डेलीगेट्स की, उसके ऑब्जेक्ट की, या उसके फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसकी। लेकिन ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग करेंगी, लेकिन हम डेलीगेट्स को नेक्स्ट टाइम में डिटेल से देखेंगे, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का नेम होता है, सेकंड पैरामीटर्स आते हैं। तो अभी हमने जस्ट पैरामीटर क्या होगा कि जब भी डेटा में चेंज होगा तो वो हमारी एम्प्लॉय की उसकी आईडी आ जाएगी कि इस एम्प्लॉय की आईडी में चेंज हुई है, ई डॉट एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, ठीक है। जब ऑन डेटाबेस चेंज निकाल होगा। अब फिल ग्रेड में हमने क्या किया हुआ है, वो वाला काम किया है कि वो आगे आके हमारे पास, अब ये फिल ग्रेड में हमारे पास सिंपल अपने हम अपने जीए को रिफ्रेश कर रहे हैं, अपने सॉरी डेटा ग्रेड व्यू को। लेकिन जब ये फंक्शन इस डेलीगेट के थ्रू कॉल होगा तो हमारी जीई ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी। नॉर्मली अगर आप बैकएंड से कॉल करना चाहें तो नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है वो सिंगल थ्रेड होता है। ये क्या होता है जी? सिंगल थ्रेड होता है। अब ये जो हमारे डेलीगेट्स जो हमें हेल्प करता है, वो एज अ मल्टी थ्रेड काम करके हमारे जीई को रिफ्रेश करता है, ताकि हमारा काम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। अगर हम फ्रंट एंड से बटन रिफ्रेश करने का करेंगे तो हम सिर्फ एक सिंगल थ्रेड में रहकर करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट एंड पे दूसरा काम कर रहे होंगे, बैक एंड पे कुछ चेंज हो रही है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता जाएगा, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता जाएगा। ये दो हमारे पास इसके, एक हमारे पास डेलीगेट्स आ गया और इसको डिपेंडेंसी आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास पहला फर्स्ट फंक्शन था रजिस्टर फॉर डेटाबेस इवेंट। रजिस्टर फॉर डेटाबेस इवेंट, इसके लिए क्या है कि जब भी हमारी फर्स्ट टाइम ये फॉर्म ओपन होगा, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, लेकिन इसको हम थ्रेड के अंदर करेंगे, एक मल्टी थ्रेड के अंदर, नॉर्मल फ्लो के अंदर नहीं करेंगे। नॉर्मल के अंदर तो हमारा प्रोग्राम वहीं भी हैंग हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको डिपेंडेंसी को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। किधर गया, ये गया। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग ये भी हो सकता है कि अभी ये डेटा सोर्स है, ये लोकल है। हो सकता है कि आप किसी रिमोट सर्वर के साथ चाहें कि किसी रिमोट सर्वर में चेंजेस हो तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रिफ्रेश हो जाए, तो कनेक्शन स्ट्रिंग उस रिमोट सर्वर का आईपी एड्रेस आएगा और साथ क्या आएगी, पोर्ट आएगी, ठीक है जी। लास्ट टाइम कुस्टोन के साथ वो मसला इसलिए आ रहा था कि उनका जो यूजर था उस डेटाबेस का ऑनर नहीं था, उस वजह से उनको परमिशन मसला आ रहा था। जब यूजर को डेटाबेस का ऑनर करेंगे, चाहे वो यूजर का यूजर नेम पासवर्ड है या नॉर्मल यूजर है, जब तक डेटाबेस का ऑनर नहीं होगा तब तक ये वाला आपके पास डेटाबेस का इवेंट कॉल नहीं होगा, ठीक है। रिमोटली भी रखना है, जैसे कॉल है आपकी मर्जी, लेकिन यूजर डेटाबेस का ऑनर होना चाहिए, ठीक है। जब भी डेटाबेस में कुछ चेंजेस होंगे, ऑन डेटाबेस इवेंट चेंज कॉल होगा और एसक्यूएल डिपेंडेंसी वाला ये वाला स्टार्ट हो जाएगी ट्रैकिंग करने के लिए, ठीक है। अब ये वाला जो काम हमने करना है, ये वाला इवेंट कॉल करना है, ये वाला ये हमने एक थ्रेड के अंदर किया था, जो बेसिकली बैकग्राउंड वर्कर है। क्या है जी? बैकग्राउंड वर्कर है। अगर आप इसकी जी 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 अगर इसके जीयूआई पे आए तो यहाँ पे आपको इसके टूल बॉक्स में जाएं, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे बैकग्राउंड वर्कर मिलेगा। सी शार्प ने बिल्ट इन आपको मल्टी थ्रेड थ्रेड बनाया दिया हुआ है। इसको एक दफा करेंगे, एक थ्रेड बन जाएगा। मतलब हमारा एक तो हमारा थ्रेड होता है, जब हमारी एप्लीकेशन रन होती है ना, एक थ्रेड बन जाता है, हमारी एप्लीकेशन उसके अंदर रन हो रही होती है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि एक और नया थ्रेड बन जाए, वो भी साथ साथ काम हो रहा हो, ये भी साथ साथ काम हो रहा हो, हैंग ना हो, मल्टी थ्रेडिंग हो, उसके लिए हम बैकग्राउंड वर्कर यूज करते हैं।
जैसे इसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड वर्कर आ जाएगा। इसके कुछ मेथड्स हैं, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाके देखते हैं इसके क्या क्या मेथड्स हैं। इसकी प्रॉपर्टी में पहले चीज़ है इसका नाम है, ठीक है, और वर्कर रिपोर्ट प्रोग्रेस। हम ये चाह रहे हैं कि हमें ये रिपोर्ट दे ये कितना काम हुआ हर टाइम। थ्रेडिंग, कुछ चीज़ थ्रेडिंग में हो रही हो ना, हमें यहाँ पे कभी कभार आप कुछ एप्लीकेशन किसी डाउन अपलोड करते हैं, साथ आपको आ रहा है इतना अपलोड हो गया, इतना अपलोड हो गया, थ्रेडिंग में चल रही होती है, आप साथ साथ अपना काम भी कर रहे होते हैं लेकिन आपको प्रोग्रेस भी आ रही होती है। तो बेसिकली क्या होता है, बैकएंड पे एक थ्रेड लगा होता है, उसके अंदर आपने काम डाला होता है, वो कर रहा होता है, साथ साथ आपको प्रोग्रेस भी दे रहा होता है। लेकिन अभी हमने इसकी प्रोग्रेस ऑफ की हुई है, ठीक है। मेथड में जाएंगे तो आपके पास डू वर्क, डू वर्क क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इसको आप चाह रहे हैं कि जब स्टार्ट हो तो इसके अंदर जो भी आपने काम रखना होगा कि जब इसको हम कॉल करें इस थ्रेड को तो उसके अंदर क्या काम हमने करना, वो डू वर्क वाले इवेंट में रखेंगे तो वो वाला काम होगा। प्रोग्रेस चेंज, प्रोग्रेस चेंज में क्या इवेंट में आप चाह रहे हैं कि जो भी प्रोग्रेस चेंज होती है या कुछ अपडेट्स होता है तो हमें जहाँ पे अपडेट करें उसकी जगह पे हम जीओ को रिफ्रेश कर सकते हैं। और रन वर्कर कंप्लीटर कि जब ये थ्रेड कंप्लीट हो जाए हमने क्या डिस्प्ले करना यूजर को, तीनों चीजें हमारे पास यहाँ पे बनी बनाई है। अभी सिर्फ हम डू वर्कर में जा रहे हैं कि हमने डेटाबेस का इवेंट कॉल करना है, बाकी डेटाबेस का इवेंट हमें खुद डायरेक्टली हमें कॉल कर रहा है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, डू वर्कर के अंदर हमने सिर्फ अपने डेटाबेस का इवेंट कॉल कर दिया। अब डेटाबेस का इवेंट किसमें कॉल किया, थ्रेड के अंदर कॉल किया। इसका मतलब क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन एक साइड पर चलती रहेगी, ये थ्रेड साथ साथ चलता रहेगा। जो ही डेटाबेस चेंज होगा तो ये यूजिंग थ्रेड हमारा यूआई रिफ्रेश हो जाएगी। लेकिन जब यूआई रिफ्रेश होगी हम दोबारा उसको ऑटोमेटिकली इवेंट चलता रहेगा डेटाबेस का जब तक हमारी एप्लीकेशन क्लोज नहीं होती, ठीक है। ये काम समझ आ रहा है ना, इसी मल्टी थ्रेडिंग है ना, हम अपना काम कर रहे हैं, साथ साथ अपना काम हो रहा है, एक टाइम में दो काम हो रहे हैं। आप थोड़ी यूटिलाइज करो, आपके सिस्टम यूटिलाइज होगी, स्लो नहीं आती, फास्ट होता है। मल्टी थ्रेडिंग में काम आपके फास्ट होते हैं, बात समझ रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग में आपका काम फास्ट होता है। आप अगर ये वाला काम कर लो, आपको बात सुनो, आप जब कोई इंटर्नशिप कर रहे होंगे ना, या फिर आप फर्स्ट टाइम जब डिग्री करेंगे या किसी जगह पे आप करेंगे क्या जॉब करेंगे, तो आपको ऐसा ऐसा मॉड्यूल जरूर आएगा जो आपको जो आपने कभी भी नहीं किया होगा, ठीक है। मुझे ये फर्स्ट टाइम ये टास्क मिला था ना, आपने क्या करना है कि डेटाबेस में जब भी डेटाबेस या था, डेटाबेस एक था, वेब एप्लीकेशन भी थी, मोबाइल एप्लीकेशन भी थी और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी थी। मेरा काम था डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। वही चाह रहे थे कि जब वेब से कोई ऑर्डर करे ना तो डेस्कटॉप वालों को पता चल जाए कि कोई ऑर्डर आया, ठीक है। तो अभी आपने कहा ना कि इससे एप्लीकेशन हो जाएगी, तो मैंने स्टार्ट में क्या किया था, मैंने वाइल लूप लगाई थी डेटा के ऊपर। वाइल लूप जब तक डेटा में चेंज नहीं होती तब तक वाइल लूप लगी रहे। तो पता क्या होता था, जो ही एप्लीकेशन होती थी ना वाइल लूप चलती रहती थी और मेरा सिस्टम ही हो जाता था, क्योंकि वो थ्रेड नहीं था, एक सिंगल थ्रेड था। जब आपकी सिंगल वाइल लूप लगती है ना और आप इन्फानाइट वाइल लूप लगा लें और तब तक लगा लें जब अपने डेटा में चेंज ना हो, तो 3 दिन तक अगर डेटा में चेंज नहीं होगी तो वाइल लूप अपने आप को रिपीट करती रहेगी। उसका जो फंक्शन होगा ना वो कितनी बार कॉल होगा उतनी बार स्टैक में पुश होगा, आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन होगी, तो एक टाइम आएगा आपका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। उस सूरत में फिर आपके पास मल्टी थ्रेडिंग काम करता है। अब इसमें क्या होगा, आप कंटिन्यूसली कॉल नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे भाई, एक साथ सेपरेट छोटा सा थ्रेड बना हुआ, आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है जी। तो ये जो आपका मल्टी थ्रेड है, अब ये जो चीज़ें जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, ये हर फ्रेमवर्क में हर लैंग्वेज में आप इसको आप पाइथन में करेंगे ये चीज़ें आपको पाइथन की शेप में मिलेंगी। अगर आप जावा में करेंगे ये चीज़ें जावा में, जो लो लेवल लैंग्वेज सी प्लस उसमें हो सकता है आपको ये ज़्यादा डिटेल में ना मिले, ठीक है। तो इसको हम कॉल करते हैं कहाँ से, इसके कंस्ट्रक्टर से, यहाँ से फिलगेट का हमने मेथड कॉल किया और इम्प्लाई ट्रिगर। इम्प्लाई ट्रिगर क्या है जी, हमने दो फंक्शन बनाए हुए हैं, स्टॉप ट्रिगर। आप देखें अगर जब मल्टी थ्रेड होता है उसको आप स्टार्ट कैसे करते हैं, आप उसको पहले चेक करते हैं, अगर बिजी नहीं है उसको स्टार्ट कर लो, अगर वो बिजी है उसको कैंसिल कर दो। अगर आप इसके थ्रू अगर आप उसको नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल सुने हमारा टू बिजी ही नहीं है, सॉरी ऑलरेडी बिजी है,
हम दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो कन्फ्लिक्ट आएगा। जब आप काम मल्टी थ्रेडिंग में करते हैं ना, तो आपके पास बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है आपका एक थ्रेड पहले कंप्लीट हो जाए, दूसरा बाद में कंप्लीट हो। ये तो सिर्फ एक थ्रेड है ना। कभी कभार ऐसा आता है कि आपने 3-4 थ्रेड बनाने होते हैं और फिर आपने सबके रिजल्ट को कंक्लूड करना होता है। हो सकता है जो थ्रेड आपका लास्ट में कंप्लीट हो वो किसी वजह से पहले कंप्लीट हो जाए, तो उसमें फिर इश्यू आते हैं। अभी सिर्फ ये कि हम ये चेक कर रहे हैं कि उसको अगर आपने स्टार्ट करना है तो हम पहले चेक करें वो बिजी तो नहीं है। अगर बिजी है तो उसको फिर आपने स्टार्ट नहीं करना, ठीक है ना। हाँ, अगर वो बिजी है तब उसको अगर हम स्टॉप करना चाहें तो उन्हें चेक करेंगे वो बिजी है तब स्टॉप करना है। अगर बिजी नहीं है वैसे ही स्टॉप करने लगे हैं तो फिर मसला होगा। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने 2 सैंपल मेथड बनाए हुए हैं, उसमें जाके हम इसको कॉल करते हैं। मतलब इसलिए बनाए थे ये लॉजिक के लिए कि जब हम इस ट्रिगर को बैकग्राउंड वर्ड को कॉल करें तो हम पहले चेक करें वो बिजी नहीं है तब वो स्टार्ट हो। ठीक है, अगर स्टॉप करना है तो हमें पहले चेक करना है, अगर बिजी हो तब स्टॉप करना है। अगर बिजी नहीं है इसका मतलब स्टॉप करने की जरूरत भी नहीं है, अदरवाइज आपको एक्सेप्शन आएगी। ठीक है जी। हाँ, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ये आपने एक दफा करनी होती है, ठीक है। यस, मेन पर्पस इन सब का एक ही है। सॉरी, ये हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को चेंज करें सिंगल यूजर के साथ, फिर उसको सेट करें मल्टी यूजर के साथ, फिर उसको हम इनेबल कर रहे हैं, इनेबल ब्रोकर सेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहले हम उसको सिंगल यूजर से सेट करेंगे, हो सकता है उससे पहले एक साथ यूजर के साथ हो, विद रोल बैक इमीडिएट। इसका मतलब है कि वो फास्ट होगा, इमीडिएट। कभी कभार अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे ना तो हो सकता है 2-3 घंटे भी ले ले। ठीक है, जब ये चीज कमांड रन करेंगे तो हमारे डेटाबेस के ऊपर इनेबल ब्रोकर्स सेट हो जाएगा। उसके बाद जब ये कमांड आप रन करेंगे आपको वो चीज बताएगा कि आपके पास, हाँ, तो ये मुझे अभी बता रहा है कि जो मेरे डेटाबेस है ना उनमें से किन किन डेटाबेस के साथ इनेबल ब्रोकर सेट है। एससीडी के साथ है, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है। जिसका 0 है मतलब उसका इनेबल ब्रोकर डिसेबल है। ठीक है जी। और ये साथ उसकी आईडी भी आती है फॉर सिक्योरिटी। ये मैंने क्लासरूम में शेयर किया हुआ है। हाँ, वो अगर आपने किया हो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जब आपने एक बार रन किया हुआ है ओवर, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, बस। और कभी कभार ये भी हो सकता है कि अभी ऐसे हो सकता है कि जब आपने एक डेटाबेस लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेट किया हुआ था, मैंने इसका बैकअप करके आपको दे दिया, आपने रीस्टोर किया, तो हो सकता है उसमें इसको डिपेंडेंसी की चीजें प्रॉपरली बैकअप ना हो, उसके लिए फिर आपको ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी। ठीक है, न्यू। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ऑलरेडी जो आपने नोवल ब्रोकर इनेबल किया हो ना अब न्यू हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, ये वाली कमांड रन करनी होगी। नहीं, बैकअप लेंगे कभी कभार इशू करता है ये, तो उसके लिए फिर आपको ये जब न्यू सिस्टम में आप बैकअप लेंगे ना डेटाबेस का, तो फिर आप अगर आपका ठीक चल रहा है तो नाम ठीक चलता है, कभी कभार डेटाबेस में चीजें प्रॉपर बैकअप नहीं होती। तो आप या फिर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप एक पुराने वाले थ्रेड में आपके पास मसला आ रहा है ब्रोकर में, आप नया ब्रोकर सेट करना चाह रहे हैं, तो ये कमांड है सेट न्यू ब्रोकर। ठीक है, फर्स्ट कमांड क्या है, सेट एनेबल ब्रोकर। अगर आप एनेबल ब्रोकर के अलावा एक नया ब्रोकर सेट करना चाहते हैं तो पुराने वाला डिलीट हो जाएगा, नया वाला आ जाएगा।